राधा स्वामी। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लोग पिछले वाले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सेकंड ग्रेड प्रश्न पत्र भूगोल। राजस्थान के 4 जिले दो राज्यों से जो सीमा बनाते हैं, तो एक तो है हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाता है। उसके बाद डीग, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। धौलपुर है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। उसके बाद बांसवाड़ा है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा बनाता है। राज्य के कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों की मध्य प्रदेश के साथ 2 बार या 2 टुकड़ों में सीमा लगती है। राज्य के सीमावर्ती जिले, कोई भी सीमा हो, कितने हैं? 28 जिले। इनमें अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के सीमा वाले जिले शामिल हैं। इन 28 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर पर हैं। बाकी के बताओ 13 कहाँ हैं? अंदर है ना, जिनकी ना तो अंतर्राज्यीय लगती है ना अंतर्राष्ट्रीय लगती है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 25 है, ठीक है ना। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? 25। टोटल की बात की जा रही है यहाँ पे। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो वो तो है बाड़मेर और ऊपर क्या है? गंगानगर। हम जानते हैं ये बात। यहाँ पे तो क्या गंगानगर और यहाँ पर क्या है? बाड़मेर। तो ये पंजाब और पाकिस्तान के साथ, और ये बताइए गुजरात और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। हम जानते हैं इस बात को। तो बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर है वो गुजरात और पाकिस्तान के साथ, गंगानगर है वो पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के सिर्फ या केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 23, जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 3। कौन कौन से हैं? बताइएगा आप सोच के। राजस्थान के अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले जो किसी भी राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करते, वे 13 जिले हैं। जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, राजसमंद और सलूम्बर। ये 13 जिले हैं जो आंतरिक जिले या अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले कहलाते हैं। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं जयपुर, नागौर, पाली व चित्तौड़गढ़। 6 जिलों से सीमा बनाने वाले अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और जोधपुर। ये ऐसे जिले हैं जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। राज्य के अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा जिसका वर्तमान में नाम है भर्तहरि नगर, कोटपुतली, बहरोड और डीग जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल हैं। अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा और भर्तहरि नगर। झुंझुनू जिले का कुछ भाग NCR में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित है। झुंझुनू का कुछ भाग। राज्य के जयपुर एवं कोटा शहरों को NCR के काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब है राजस्थान के संभाग एवं जिले। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग हैं। सात संभाग कौन कौन से हैं, उनमें जिले कौन कौन से देखते हैं। राजस्थान में पहला संभाग है उदयपुर संभाग, जिसमें 7 जिले हैं, जिसमें उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये सर्वाधिक झीलों वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। दूसरा है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर,
टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और भीलवाड़ा। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। राज्य का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है अजमेर संभाग। सर्वाधिक 6 संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। तीसरा संभाग है अपने पास जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, खैरथल, तिजारा जिसे भरथरी नगर कहा जाता है, और कोटपुतली, बहरोड। सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस प्रकार के। जोधपुर संभाग, नेक्स्ट है जोधपुर संभाग। इसमें 8 जिले हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग, जिसमें 8 जिले हैं। जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है। न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। न्यूनतम जनघनत्व एवं सर्वाधिक क्षेत्रफल व जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। नेक्स्ट है कोटा संभाग। 5वां संभाग है कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सर्वाधिक नदियों के प्रवाह वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। छठा है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो न्यूनतम नदियों के प्रवाह वाला संभाग बीकानेर संभाग। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्यालय वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। 7वां संभाग है भरतपुर संभाग, जिसके अंदर 5 जिले हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर। सर्वाधिक 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। 3 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तीनों के साथ बनाता है। 7 अगस्त 2025 को राजस्थान सरकार ने खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भरथरी नगर कर दिया है तथा भिवाड़ी में जिला मुख्यालय स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल 38,400 वर्ग किलोमीटर है तथा राजस्थान के क्षेत्रफल का ये लगभग 11.22% है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। क्षेत्रफल इसका है 3,034 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.8% है। जैसलमेर है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। सिरोही जिला राजस्थान के क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में लगभग समान प्रतिशत रखता है। सिरोही राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.5% क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का 1.51% रखता है। तो कौन सा जिला है वो जो राजस्थान के क्षेत्रफल व जनसंख्या में दोनों में लगभग समान प्रतिशत रखता है? तो सिरोही राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.5% क्षेत्रफल रखता है और उसकी जनसंख्या का 1.51% पॉपुलेशन रखता है। तो सिरोही है ऐसा जिला। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो क्रम से उन जिलों को देखते हैं। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पर है बीकानेर, 30,239 वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर पर है बाड़मेर, 28,387 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 4 नंबर पे है जोधपुर, 22,850 वर्ग किलोमीटर। और 5 नंबर पर है नागौर, 17,718 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला।
तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे ज़िले कौन से हैं? तो पहला ज़िला है, सबसे छोटा ज़िला धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2 नंबर है नीचे से दौसा, 3432 वर्ग किलोमीटर। फिर है डूंगरपुर, 3770 वर्ग किलोमीटर। 4 नंबर पर है प्रतापगढ़, 4449 वर्ग किलोमीटर। और 5वां है राजसमंद, 4519 वर्ग किलोमीटर, 4529.5 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रहने योग्य है कि नवीन जिलों के पुनर्गठन के बाद उनके क्षेत्रफल के आधिकारिक आंकड़े जारी अभी नहीं हुए हैं, अतः उपरोक्त आंकड़े जिलों के पुनर्गठन के से पूर्व के हैं। राजस्थान का ऐसा जिला जो भौगोलिक रूप से 2 अलग अलग स्थानों पर स्थित है, तो जिसे खंडित जिले कहते हैं, वो है चित्तौड़गढ़ और रावतभाटा। उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के जिलों को लेकर राजस्थान एवं गुजरात राज्य के बीच में सीमा विवाद है। कोटड़ा तहसील के जिलों को लेकर के राजस्थान और गुजरात के बीच में सीमा विवाद है। राजसमंद जिले का नामकरण राजसमंद झील के आधार पर रखा गया है। वास्तव में राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा राजस्थान के परिचय के बारे में। अब राजस्थान भौतिक रूप से कैसा है, भौगोलिक रूप से कैसा है, वो अपन देखते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपों का परिणाम है। धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को स्पष्ट रूप से 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन प्रदेशों में पाए जाने वाली प्राकृतिक विविधता एवं जलवायुवीय भिन्नता के कारण इन प्रदेशों को निम्न उप विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? राजस्थान के भौतिक विभाग कितने हैं? 4। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 उपभाग हैं। एक तो रेतीला शुष्क मरुस्थल, जिसके अंदर 2 भाग हैं, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर राजस्थान, जिसे बांगर कहा जाता है, इसके दो भाग किए थे हमने। दूसरे भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर, जिसके उपभाग हैं घग्गर का मैदान, आंतरिक प्रवाह प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश के भी 4 भाग हैं, बाणगंगा का मैदान, चंबल का बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, जिसे 56 का बेसिन भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश जो है, पठारी प्रदेश है, उसको हड़ौती प्रदेश कहते हैं, जिसके 2 भाग हैं, विंध्यन का गार भूमि और दक्कन का लावा का पठार। नोट: कुछ बुक्स में पूर्वी मैदानी प्रदेश के 3 उपक्षेत्र बताए गए हैं, जिनमें बाणगंगा बेसिन का अध्ययन चंबल एवं बनास बेसिनों के अंतर्गत किया जाता है। मुख्य रूप से ये 4 हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्रमशः भौतिक विभाग, उनका क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या, उनके बारे में विशेष। देखिए, राजस्थान के अंदर पहला भौतिक विभाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्रफल रखता है और 40% जनसंख्या उसमें रहती है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये 9% क्षेत्रफल रखता है, 10% जनसंख्या इसमें रहती है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, 23% क्षेत्रफल रखता है, 39% जनसंख्या रहती है इसमें। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें 6.89% क्षेत्रफल है और 11% इसमें जनता रहती है। विशेष क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष हैं
तथा वर्तमान में भारत के उत्तरी विशाल मैदान के भाग हैं, जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष तथा वर्तमान में भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। नोट: राजस्थान के भौतिक विभागों के बनने का क्रम पुरातन से नवीन। तो सबसे पहले बना था अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद बना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद बना पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नवीनतम क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के भौतिक विभागों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी इनके बनने का जो क्रम है वही उनकी ऊंचाई का क्रम भी है। राजस्थान में धरातलीय संरचना में निम्न उच्चावच पाए जाते हैं। क्रमशः और उच्चावच क्या है और राज्य के क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या है, औसत ऊंचाई क्या है। पहला है पर्वतीय श्रृंखला एवं क्षेत्र। तो ये 7% क्षेत्रफल पे हैं और लगभग औसत ऊंचाई उनकी 600 से 900 मीटर तक है। उसके बाद है मैदानी प्रदेश क्षेत्र जो है 51% भाग पर हैं और 150 से 300 मीटर इनकी हाइट है। उसके बाद है पठारी क्षेत्र 31% क्षेत्रफल पर हैं, ये 300 से 600 मीटर वाले। उसके बाद निम्न भूमि ये 11% पर है और 150 मीटर तक इसकी औसतन हाइट होती है। अब देखें, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने पढ़े थे उनको अपन डायग्राम के मैप पे देखते हैं। सबसे पहले है पश्चिमी, जो है ना आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उसके दो भाग हो गए, एक तो शुष्क जो मरुस्थलीय भाग और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग है ना, जिसे बांगड़ कहा जाता है। तो बांगड़ के भाग हो गए घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, जिसे अर्ध शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है। उसके बाद रेतीला जो शुष्क मरुस्थल है उसमें एक भाग पड़ता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बाकी है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। उसके बाद बीच में आ जाती है अपनी अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहाँ है दक्षिणी अरावली, यहाँ है मध्य अरावली और ये है अरावली का उत्तरी भाग। उसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके अंतर्गत बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा वगैरह सब नदियों के बेसिन आते हैं। उसके बाद है हड़ौती का पठार, इसके अंदर आती है विंध्यन कगार भूमि और कौन सा था? विंध्यन कगार भूमि के बाद दक्कन का लावा का पठार। तो ये सब भाग इसके अंदर हैं जो भौतिक विभाग में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह प्रदेश थार के मरुस्थल का ही एक भाग है। थार मरुस्थल का 86% भाग भारत में है तथा 14% भाग पाकिस्तान में है। भारत में स्थित थार मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी इसका शेष 38% भाग विस्तृत है। देश के चारों मरुस्थलीय राज्यों में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिसमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक अकेले राजस्थान में हैं। राजस्थान में पश्चिमी शुष्क रेतीले मरुस्थल का विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान के 16 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पश्चिमी ब्यावर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर तथा 4 संभागों बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर में मरुस्थलीय विस्तार देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी। उसके बाद पश्चिमी मरुस्थल का प्रदेश का विस्तार अक्षांशों के हिसाब से देखें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है।
तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। जलवायुवीय परिस्थितियाँ। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क है तथा मिट्टी रेतीली बलुई है ना, इसलिए यहाँ मरुद्भिद जीरोफाइट वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें बबूल, फोग, खेजड़ी, बेर, कैर, आख, थोर, आरना, कैक्टस, सेवण घास, धामण घास, करड घास आदि वृक्ष व घासें पाई जाती हैं। इस प्रदेश का तापमान गर्मियों में उच्चतम लगभग 49 डिग्री तक तथा सर्दियों में -3 तक चला जाता है। इस प्रदेश की प्रमुख फसल बाजरा, मोठ और ग्वार हैं। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, जिसकी प्रदेश की औसत ऊंचाई 150 से 380 मीटर है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी लूणी नदी है। नेक्स्ट है, इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी। नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इसका अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इसका सबसे बड़ा जो है ना बांध कहते हैं वो जवाई बांध इसके अंदर पड़ता है, पाली के अंदर। और शहर कौन सा है? जोधपुर सबसे बड़ा। इस प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? जैसलमेर। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेत के विशाल बालू का स्तूप इस भूभाग की प्रमुख विशेषता है। थार के मरुस्थल में विश्व के अन्य सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनसंख्या, अधिक जनघनत्व लगभग 103 तक, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस प्रदेश में अवसादी चट्टानों की अधिकता के कारण लिग्नाइट, खनिज तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। यह प्रदेश अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। अतीत में थार का मरुस्थल टेथी सागर का भाग रहा है। पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में यहाँ समुद्र का विस्तार था। जुरैसिक काल तथा इसके बाद के समुद्रिक तलछटों के जमाव के कारण प्रमाण जैसलमेर व बाड़मेर में मिलते रहे हैं। कालांतर में समुद्र पीछे हटता गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों की अधिकता जिनमें खनिज तेल, कोयला आदि की उपस्थिति व कुलधरा गांव में व्हेल मछली का अवशेष मिलना प्रमाणित करता है कि यह भाग टेथी सागर का अवशेष है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का मुख्य कारण शुष्कता में लगातार वृद्धि होना है। यह मरुस्थल ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जो पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन, अरब व ईरान में होता हुआ भारत तक विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी एवं मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण यहाँ के भूमिगत जल का स्तर बहुत अधिक गहराई तक चला गया है। आगे बढ़ते हैं। थार का मरुस्थल ग्रीष्म काल में भारत में सबसे निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। इस प्रकार यह प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है तथा भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियमित करता है। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियाँ चलती हैं। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, वहीं रात्रि में तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। मरुस्थल के निरंतर विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थलीकरण कहा जाता है, जिसके लिए नाचना गांव जैसलमेर बहुत प्रसिद्ध है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेन सांग ने इस प्रदेश को गुर्जरत्रा कहा है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर 250 mm वर्षा रेखा मुख्यतः दो भागों में बांटती है।
25 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इस प्रदेश में सभी प्रकार के बालुका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। इनमें से कुछ स्थायी बालुका स्तूप हैं जिन पर वनस्पति उगी हुई है तथा साथ ही इस क्षेत्र में स्थानांतरित बालुका स्तूप भी पाए जाते हैं। इस प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहा जाता है, जिसका विस्तार जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी बालोतरा, बाड़मेर और पश्चिमी चूरू तक है। यहाँ औसत वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु है। सम जैसलमेर, यह राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र है। रेत के टीले टीले यहाँ पे तथा राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। यह क्षेत्र डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सम जैसलमेर। पश्चिमी रेतीले शुष्क मरुस्थल के 2 उपविभाग हैं, बालुका स्तूप युक्त यानी मरुस्थलीय प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त यानी रहित प्रदेश। अगला है बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58.50% भाग लगभग 1.28 लाख वर्ग किलोमीटर पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। बालुका स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपर्दन व निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टिब्बे, धोरे, धरियन और जैसलमेर में कहा जाता है आदि नामों से जाना जाता है। बालुका स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई के बीच मध्य होता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में। और सभी प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में। बालुका स्तूप के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुदैर्ध्य, रेखीय, पवनानुवर्ती और बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य या रेखीय या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। यह बालुका स्तूप पवनों की दिशा के समांतर या अनुदिश बनते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर तथा चूरू जिलों में इनका विस्तार है। 2 पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को गासी या कारवां मार्ग रेत मुक्त कॉरिडोर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सीप, एक होता है वनस्पति युक्त रेखीय और एक होता है पवन विमुख रेखीय। तो दूसरा है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं। पूगल बीकानेर, रावसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, सरदार शहर चूरू और झुंझुनू, जोधपुर, जालोर जिलों में इनका मुख्यतः विस्तार है। अगला है बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं, जो वायु की तेज गति के कारण बनते हैं तथा हवा के साथ ही अपनी जगह बदलते हैं, इसलिए इन्हें जीवित बालिका स्तूप कहते हैं। इसको बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप को। ये राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदायी बालुका स्तूप हैं बरखान। निर्माण के आधार पर बरखान एक प्रकार का अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। चूँकि बरखान सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप होते हैं, अतः इनके पलायन पर या द्वारा रेगिस्तान का निरंतर विस्तार होता है, जिसके कारण रेगिस्तान के समीपवर्ती आबाद क्षेत्रों तथा रेगिस्तान के मध्य स्थित मरुद्यानों को पर्याप्त क्षति उठानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। बरखान बालुका स्तूप की दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड या थड़ी कहते हैं। बरखान एवं बरखानोइड्स बालुका स्तूप पोकरण, रामगढ़, जैसलमेर, भालेरी, रतनगढ़, चूरू, देशनोक, लूणकरणसर, बीकानेर, ओसियां, जोधपुर, सूरतगढ़ गंगानगर, जायल नागौर और डीडवाना कुचामन, सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा कांतली, मेंढा, खंडेला, खारी, बांडी, साहिली, ढूंढ आदि नदियों की घाटियों के सहारे पाए जाते हैं। अगला है तारा बालुका स्तूप। यह तारे के आकार के होते हैं तथा हवा में इनकी दिशा बार बार बदलती रहती है। जैसलमेर के मोहनगढ़, पोकरण तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में इस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं।
नेटवर्क बालुका स्तूप। मरुस्थल में रेखीय अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालुका स्तूपों के पार्श्वों या किनारों और उनके मध्य में इनका निर्माण होता है। रेखीय अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालुका स्तूपों के पार्श्व या किनारों या उनके मध्य में इनका निर्माण होता है नेटवर्क बालुका स्तूप का। नेटवर्क बालुका स्तूप हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी हरियाणा तक पाए जाते हैं। पैराबोलिक या परवलयाकार बालुका स्तूप, इनकी आकृति महिलाओं की हेयरपिन से मिलती है। निर्माण विधि के आधार पर यह अनुप्रस्थ प्रकार के बालुका स्तूप हैं तथा इसके निर्माण में वनस्पति का योग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यह बालुका स्तूप राजस्थान में सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। कौन से? पैराबोलिक या परवलयाकार। विशेष रूप से गंगानगर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। देख सकते हैं पैराबोलिक जो है ना, परवलयाकार, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में और सभी जिलों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जिलों में, सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से गंगानगर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। नेबखा, झाड़ियों के पीछे निर्मित बालुका स्तूप को नेबखा कहते हैं। सब्रकाफिज, यह नेबका बालुका स्तूप का ही बड़ा रूप है। ये बालुका स्तूप मरुस्थलीय इलाकों में छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के झुंड के चारों ओर बनते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह ऐसे बालुका स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह ऐसे बालुका स्तूप पाए जाते हैं। सीप, ये बरखान की ही भांति होते हैं, लेकिन सीप बालुका स्तूपों में केवल एक ही भुजा होती है। यह चूरू, बीकानेर व जैसलमेर में पाए जाते हैं। ध्यान रहे, बरखान अनुप्रस्थ एवं सीप अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। बरखान क्या होता है? अनुप्रस्थ, और सीप क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अवरोधी बालुका स्तूप। छोटी झाड़ी, मृत पशु कंकाल, पेड़, भवन, आवास, अधिवास जैसे किसी अवरोध के सहारे बालू के जमाव से बने बालुका स्तूप अवरोधी बालुका स्तूप कहलाते हैं। यह बालुका स्तूप अवशिष्ट अवरोधी जीवावशेष युक्त बालुका स्तूप भी कहलाते हैं, क्योंकि उसको लग लेते हैं। इनका विस्तार अरावली श्रेणी के पूर्व में चाकसू, गोहंदी, फागी, बगरू, जाबड़ आदि स्थानों पर पाया जाता है। इसके अलावा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, बिचून पहाड़, दूदू, जोबनेर, जयपुर एवं सीकर की पहाड़ियों भी इस प्रकार से टीलों को जन्म देती हैं। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश या रहित प्रदेश, दूसरा उपभाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, है ना। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 41.5% लगभग 86.6 हजार वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर जिलों के कुछ भाग में बालुका स्तूप मुक्त या टीला रहित क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र फलोदी, पोकरण, रामगढ़, लोद्रवा, जैसलमेर, बाड़मेर व थोब, बालोतरा के मध्य फैला है। यह सारा क्षेत्र अवसादी व परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। इस प्रदेश को बाड़मेर, जैसलमेर व का चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ बालुका स्तूप का पूर्णतया अभाव है। यहाँ टर्सरी कालीन से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें हैं, जिसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार मिले हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एवं चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। फिर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का बड़े वाला दो नंबर उपभाग अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान, बांगर। इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी ब्यावर तथा पाली, जालोर, बलोत्रा, बाड़मेर आदि जिलों में है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रेतीला शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। यहाँ औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर है। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है। शुष्क तथा उपाद्र क्षेत्रों के मध्य स्थित होने के कारण इस प्रदेश को संक्रमणीय अथवा
पर्वतीय जलवायु का प्रदेश भी कहते हैं। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 4 भाग किए जाते हैं। घग्गर का मैदान, आंतरिक प्रवाह या शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। घग्गर का मैदान, यह मैदान घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से निर्मित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में विस्तृत है। मूल रूप से यह क्षेत्र मरुस्थलीय है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ का मरुस्थलीय स्वरूप बदल गया है तथा हरियाली युक्त कृषि क्षेत्र बन गया है। यहाँ की मिट्टी भूरी मटियार जलोढ़ मिट्टी है तथा यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, जिसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। बग्गी, घग्गर नदी के मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं तथा कहीं कहीं से इसे काठी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी को भी काठी व बग्गी कहा जाता है। वर्तमान में क्षेत्र मिट्टी की क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या, जल भराव की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। अगला है आंतरिक प्रवाह प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। इसे बांगर प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू व डीडवाना कोचामन का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यह क्षेत्र विभिन्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। मेंढा नदी घाटी में नवीन बरखान बालुका स्तूप पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। जोहड़ा या नाड़ा, शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए बनाए गए कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में चूने की परत पाई जाती है, जिसके कारण गर्मियों में अधिक गर्मी व सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। यही कारण है कि यहाँ का वार्षिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। बीड़, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान या सार्वजनिक चारागाह को बीड़ कहते हैं। सर, शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब जिनका निर्माण मानसून काल के दौरान होता है, सर कहलाते हैं। तोरावाटी, शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है तथा इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहलाती है। तीसरा है नागौर उच्च भूमि। लूणी बेसिन एवं शेखावाटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर डीडवाना कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए ये प्रदेश बंजर एवं रेतीला है। इस प्रदेश में नमक के तत्वों की अधिकता का कारण अरब सागर की मानसूनी पवनों को माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांभर, नावा, कुचामन, डीडवाना आदि इसी क्षेत्र में स्थित है। इन झीलों में नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकाशिस्ट नमकीन चट्टानें हैं, जिनसे केशाकर्षण विपत्ति से नमक सतह पर आता रहता है। नागौर व अजमेर जिले में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों के दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, पीठ झुक जाती है और व्यक्तियों में कुबड़ निकल जाती है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी होच बेल्ट पड़ा है। इस क्षेत्र की मकराना श्रेणी संगमरमर, जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल एवं मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए जानी जाती है। गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन, यह प्रदेश मुख्यतः लूणी नदी व उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान है, जिसे लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। यह बेसिन मुख्यतः पाली, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, दक्षिणी पूर्वी बालोतरा, जालौर जिलों में लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र में विस्तृत है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर पाली है। अब आगे बढ़ते हैं। लूणी बेसिन की प्रमुख झीलें अनंत सागर, जसवंत सागर,
सरदार समंद, हिमावास, नया गांव आदि है। मिट्टी नवीन कांपीय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसमें। लूणी बेसिन में लूणी नदी व अरावली पर्वतमाला के बीच उर्वर क्षेत्र रोही मैदान के नाम से जाना जाता है। नेहड़ या निरहद बाड़मेर व जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ से स्पर्श करता है उसे नेहड़ या निरहद कहते हैं। वर्षों पहले यहाँ समुद्र का जल लहराता था, अतः इस क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। इस क्षेत्र में पंचपदरा, कपराना व सन वरला खारे पानी के क्षेत्र हैं। लूणी बेसिन की मुख्य नहर है नर्मदा नहर। लूणी बेसिन का प्रमुख बांध है जवाई बांध पाली। सांचौर क्षेत्र राजस्थान का पंजाब कहलाता है। गोडवार प्रदेश का संपूर्ण भाग मैदानी है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ एकांकी पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में मोकलसर गांव से सिवाना तक गोलाकार पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। 56 पहाड़ियों का समूह होने के कारण इसे 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, तो इन्हें ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा, यहाँ जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर तथा नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। इसे राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है। सिवाना जालोर की पहाड़ियाँ जालोर से सिवाना तक विस्तृत यह पहाड़ियाँ ग्रेनाइट व लाइट चट्टानों से बनी हैं। पीपलूद बालोतरा, इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है। सेंदड़ा ब्यावर, ब्यावर के सेंदड़ा में सर्पाकार सहित विभिन्न आकार की चट्टानें मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल के प्रकार। बनावट या संरचना के आधार पर मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। इर्ग, यह पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है जिसमें बालू ही बालू होती है। इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है। राजस्थान में इर्ग सर्वाधिक जैसलमेर में विस्तृत है। हम्मादा, यह चट्टानी या पथरीला एवं बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल होता है। इसमें कठोर चट्टानें व छोटी पहाड़ियाँ या चूने युक्त धरातल पाया जाता है। जैसलमेर शहर के आसपास पोखरण, फलोदी व बालोतरा में यह विस्तृत है। बढ़ते हैं आगे। रैग, यह मिश्रित मरुस्थल होता है जिसमें बालू रेत के साथ साथ मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। यह बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं, यह भी जाने। 10 सेंटीमीटर या 100 mm वर्षा रेखा, यह वर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। 10 सेंटीमीटर 10 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के में केवल जैसलमेर से गुजरती है। 10-25 सेमी या 250 mm वर्षा रेखा, यह पश्चिमी मरुस्थल को समान दो भागों में बांटती है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल तथा पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। 50 सेंटीमीटर या 500 mm वर्षा रेखा, यह राजस्थान को समान 2 भागों में विभक्त करने वाली वर्षा रेखा है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का तथा मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। लाठी सीरीज, जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबाई में पक्की के अंदर अवसादी सैल समूह में बहती मीठे पानी की जलधारा को भूगर्भिक जलपट्टी अथवा लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज में धामण, करड़, सेवण आदि पौष्टिक व स्वादिष्ट घासें उत्पन्न होती हैं। लाठी सीरीज को सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष माना जाता है। चंदन नलकूप, जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास कम गहराई में ही मीठे पानी की एक नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। ओक्कलवुड फॉसिल पार्क, जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान में जुरासिक काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व के प्राचीन वनस्पति व काष्ठ जीवाश्म पाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र को ओक्कलवुड फॉसिल पार्क नाम से जाना जाता है। बाप बोल्डर, फलोदी में बाप नामक स्थान पर पुराजीवी महाकल्प के पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलास में मोरेन चट्टान के अवशेष मिले हैं, जिसे बाप बोल्डर कहा गया है। इन कंकड़ पत्थरों पर हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं। तली या पोखर, राजस्थानी रेगिस्तानी इलाके में छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का
मीठा जलाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे तली या पोखर कहा जाता है। मरहो, तली या पोखर के जल के सूख जाने के बाद उसमें बची उपजाऊ मिट्टी को क्षेत्र मरहो कहलाता है। खड़ीन, तली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। खड़ीन एक तरह का अस्थायी तालाब होता है। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि जैसलमेर में की जाती है। खड़ीन सामुदायिक कृषि का उदाहरण है। खड़ीन का प्रारंभ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। प्लाया, मरुस्थल के रेतीले भागों में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें जिनका बाद में भूमि की लवणता के कारण जल खारा हो जाता है, उन्हें प्लाया कहा जाता है। ढांड, पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें ढांड कहते हैं। रन या टाट, बालू का स्तूप रहित क्षेत्र में बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानों के मध्य छोटे छोटे खड्डों में वर्षा का जल भर जाता है, जो मिट्टी की लवणता से खारा हो जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में रन या टाट कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में पाए जाते हैं। प्रमुख रन कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोकरण, लवा जैसलमेर, बाप फलोदी, थोप बालोतरा, रेडाना रन बाड़मेर, ताल छापर व पड़िहारा रन चूरू आदि। रोही, मरुस्थल व अरावली श्रेणी की संक्रमण सीमा पर स्थित हरियालीनुमा पट्टी रोही कहलाती है। धरियान, जैसलमेर में बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में दरियान कहा जाता है। इसे साहित्यिक भाषा में धोरी भी कहा जाता है। जैसलमेर के इस टीले युक्त क्षेत्र में आबादी नगण्य पाई जाती है। लघु मरुस्थल, बीकानेर के से कच्छ तक का भाग लघु मरुस्थल कहलाता है। थली, लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग को थली कहा जाता है। मगरा, अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ। यह योजना राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर 100% केंद्रीय सहायता से शुरू की गई थी। वर्तमान में इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 75:25 है। यह योजना राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है। 12 मरुस्थलीय जिले हैं वह सिरोही, उदयपुर, राजसमंद व जयपुर जिलों में ये चालू है। इनका कार्य क्या है? लघु सिंचाई योजनाओं का विकास करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, पशुपालन, कृषि वानिकी का विकास करना। तो ये था आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब बढ़ते हैं आगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की तरफ। अरावली पर्वतीय प्रदेश की तरफ। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। A.M. हेरोन ने 1923 में अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।